नमस्कार, मैं तानिया पांडे कोर्ट्स पिछला सप्ताह के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी इस साप्ताहिक सीरीज को देखते रहने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की खास खबरें। संविधान का 57वां संशोधन अधिनियम 2011 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस संशोधन को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने संशोधन के प्रावधानों को उस हद तक रद्द कर दिया जिस हद तक उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी से निपटने के लिए संविधान में भाग 9B पेश किया था। यूनियन ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करी। जस्टिस रोहिंटन नरिमन, KM जोसेफ और BR गवई की 3 जजों की बेंच ने 20 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के 2013 के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि 97वें संविधान संशोधन के लिए संविधान के आर्टिकल 368(2) के अनुसार कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा रैटिफिकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसी एंट्री है जो एक एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट है। चूंकि 97वें संशोधन के मामले में ऐसा रैटिफिकेशन नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द किया जाना सही था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को कहा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 की धारा 24A के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की सहमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोर्ट को सेबी की राय को उचित संदर्भ देना जरूरी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि सेबी के पास विचाराधीन अपराधों की सुनवाई के फैसले को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि धारा 24A के तहत आवेदन जमा करने वाले पक्ष द्वारा किया गया अपराध निजी प्रकृति का है या ये सार्वजनिक चरित्र का है। यदि ये सार्वजनिक स्वरूप का है तो इसे कंपाउंड नहीं किया जाना चाहिए, भले ही रेस्टिट्यूशन हो चुका हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडियन पीनल कोड के बाहर के अपराधों के संबंध में कंपाउंडिंग की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अपराध बनाने वाले कानून में इस तरह के अपराध को कंपाउंडेबल बनाने से पहले कंपाउंडिंग के लिए एक स्पष्ट प्रावधान दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की धारा 34 के तहत एक अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकती है। इस मामले में अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ NHAI द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि जहां तक कि नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के तहत दिए गए आर्बिट्रल अवार्ड के संदर्भ में आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि आर्बिट्रल अवार्ड में संशोधन की अनुमति दी जा सके ताकि एक आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाया जा सके। स्कूल टूर के दौरान स्कूल की लापरवाही के कारण बीमार हुई और परिणाम स्वरूप बेड रिडन हुई छात्रा के मामले में NCDRC द्वारा मुआवजे में कमी के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट कमीशन द्वारा 88 लाख की राशि के अवार्ड को बरकरार रखा। NCDRC ने उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को 88 लाख रुपए से कम करके 50 लाख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 197 के तहत सार्वजनिक कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए यदि उनका कथित कृत्य ऑफिशियल ड्यूटी से संबंधित है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की मंजूरी आवश्यक होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि उक्त कानूनों के अनुपालन का पैमाना ये होगा कि प्राधिकरण को प्रथम दृष्टया ये राय कायम करनी होगी कि चूक का कार्य जिसके लिए कर्मचारी को आरोपित किया गया है उसके कर्तव्यों के निर्वहन के साथ उचित रूप से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में दोहराया है कि जब एक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक पंजीकृत ओनर से एक मोटर वाहन अपने उपयोग के लिए किराए पर लेता है तो तीसरे पक्ष के बीमा कवरेज को भी वाहन के साथ स्थानांतरित किया जाएगा। वो व्यक्ति जो वाहन पर प्रभावी नियंत्रण रखता है और आदेश देता है उसे मालिक माना जाएगा। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि वाहन के साथ मौजूदा बीमा पॉलिसी भी किराए की अवधि के लिए हस्तांतरित हुई है, जैसा कि सहमति हुई। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कुलसुम में 2011 में तय सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उलट दिया। जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच इस मुद्दे पर फैसला कर रही थी कि यदि एक बीमाकृत वाहन कॉर्पोरेशन के पक्ष में दी गई परमिट के अनुसार निगम के साथ समझौते के तहत एक रास्ते पर चलाया जा रहा है और उस अवधि में हुई दुर्घटना के मामले में क्या बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी या फिर ये कॉर्पोरेशन या मालिक की जिम्मेदारी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को एक फैसले में कहा कि बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग के मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह अंततः कानून के शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की गोपनीयता आवश्यक है। आइए अब एक नजर डालते हैं हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को कहा कि इस आशय के किसी भी स्टैट्यूटरी रूल्स या दिशा निर्देश के अभाव में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के आवेदन को प्रोसेस करने के उद्देश्य से पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य करने वाली शर्त को लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस रेखापल्ली की पीठ एक ईरानियन नागरिक की याचिका पर फैसला सुना रही थी जो इस तरह की शर्त लगाने से व्यथित थी। शर्त के मुताबिक याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उसके पति की उपस्थिति आवश्यक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित बलात्कार पीड़िता को अनवांटेड प्रेगनेंसी की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं देना उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने 23 वर्षीय बलात्कार पीड़िता जिसकी मानसिक आयु केवल 6 वर्ष की थी की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक आविष्कार के लिए 2 पेटेंट नहीं दिए जा सकते हैं, एक जीनस के लिए और दूसरा स्पीशी के लिए। कोर्ट ने 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाकर याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने कहा कि पेटेंटी का अधिकार ट्रेडमार्क के मालिक के विपरीत प्राकृतिक या सामान्य कानून अधिकार नहीं है, बल्कि स्टैट्यूटरी अधिकार है। इस प्रकार एक पेटेंटी के लिए सुरक्षा का आनंद लेने के लिए अधिकार कानून के 4 कोनों के भीतर होना चाहिए, यानी पेटेंट अधिनियम के भीतर, और इसमें स्वतंत्र रूप से आविष्कार या पेटेंटी का कोई अधिकार निहित या कॉमन लॉ में अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित एडिशनल डीजीपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिन पर राज्य की शांति और सद्भाव को नष्ट करने के लिए सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने रायपुर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के एक मामले में उन्हें कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनसे जुड़े स्थान पर छापे के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिससे पता चलता है कि वो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने में शामिल है। मद्रास हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को अपने हालिया फैसले में कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों से निपटने वाले विशेष अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसे संवेदनशील मामलों का न्यायिक निर्णय कैसे किया जाए, इस पर उन्हें संवेदीकरण बनाना होगा। न्यायमूर्ति पी वेल मुरुगन ने ये टिप्पणी उस समय दी जब अदालत के संज्ञान में ये लाया गया कि सत्र न्यायालय अपराध की तारीख यानी घटना के समय पीड़िता की 8 साल की उम्र पर विचार करने में विफल रहा है और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के विपरीत आरोपी को कम कठोर सजा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के परामर्श के बाद 20 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ चीफ मेडिकल ऑफिसर हरदोई द्वारा अबॉर्शन के लिए अदालत की छूट की मांग करने वाली नाबालिग के पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुना रही थी। नाबालिग पीड़िता और उसके पिता दोनों को अदालत ने बुलाया और प्रेगनेंसी को समाप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए जल्द से जल्द एक बैठक बुलाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के आर्टिकल्स 21, 23 और 300A के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये कर्मचारी निगम के उच्च पद से संबंधित नहीं है, केवल श्रमिक हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। ये आश्चर्यजनक है कि निगम और राज्य सरकार दोनों ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं तानिया पांडे
और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह लाइव लॉ पर। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.